प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। गाथा पाठ करेंगे। एक एक गाथा हम बोलेंगे। 127 तक। कहाँ तक हुई अपनी? 123 तक। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ नाम ही है ग्रंथ का अनुप्रेक्षा, तो ग्रंथ के नाम से ही समझ में आता है कि 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन इसमें है। उसमें से कौन से नंबर की अनुप्रेक्षा चल रही है अपनी? कौन से नंबर की अनुप्रेक्षा चल रही है? अरे उंगलियों से बता सकते हैं अभी तो। 10 नंबर की 10वीं लोक अनुप्रेक्षा, उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। लग तो रहा है कि अभी इतने से पेज हुए हैं केवल 60 और 10वीं अनुप्रेक्षा पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ श्लोकानुप्रेक्षा और धर्म अनुप्रेक्षा का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो बाकी का अब आप देख लीजिए कि 1/4 हुई है और उसमें 10वीं पे आ गए हैं अपन। अब बाकी की 3/4 में ये 2 अनुप्रेक्षाओं का ही विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ लोक का सामान्य स्वरूप, थोड़ा पहले अलौकिक गणित का वर्णन किया। मेरे को जिस दिन मन होगा ना उस दिन मैं पूछ लूंगी आप लोगों से, ठीक है ना? कल पूछ लूं, पहले से कह देती हूँ, तो वरना फिर क्या है कि ऐसा लगेगा सब आधा अधूरा। कल पूछ लूंगी आप लोगों से पूरा अलौकिक गणित में से कुछ भी, अनंत की, असंख्यात की, ठीक है? तो आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? याद तो है ही, एक बार देखने की जरूरत पड़ती है लेकिन उसको तो पूरा देख के आइएगा प्रकरण। तो पहले वो प्रकरण अब हमने देखा था, यहाँ दिया था इस आधार पे, और फिर लोक का सामान्य स्वरूप, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि वो हमने देखी। अब वो लोक का कि लोक बना किससे है? वास्तव में तो 6 द्रव्यों का समूह वो लोक है। तो उन 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले जीव का वर्णन यहाँ चल रहा कल है। चित्र की क्लास होगी मैम, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब किया। अच्छा, कल कल आपने ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में सुन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में सुन लेंगे। अच्छा, आप लोगों को टाइम मिल गया, तब तक क्या पता मैं भूल जाऊंगी और आप लोग तो भूल ही जाएंगे। आज ही पढ़ लेना एक बार तो। और मेरे क्या है, तत्वार सूत्री क्लास के पहले पूछ लूंगी, उसमें यार लोग तो सब वही हैं, कोई नए थोड़ी ना है, ठीक है?
तो यहाँ जीव का वर्णन, 6 द्रव्यों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें जीव का वर्णन, और जीवों की मेजोरिटी यानी बहुतायत से जीव कौन से हैं? मुक्त जीव तो बहुत थोड़े हैं संसारी जीवों की अपेक्षा से, इसलिए संसारी जीवों का वर्णन, संसार में ही जीव पाए जाते हैं, और हम सब भी संसारी हैं, और हमको अपने बारे में जानने की ज्यादा जिज्ञासा होती है। कोई कोई भी चीज हम देखें, पढ़ें, सुने, तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है? कि जिसमें अपनी बात हो रही हो, अपन हो। कौन सी फोटो देखना पसंद करते हैं, कौन सा एल्बम देखना पसंद करते हैं? कहाँ की बात, कि जहाँ अपन गए हों, कि जहाँ की अपनी अपनी भी उसमें फोटो हो, तो हम वो देखना पसंद करते हैं। तो उसी समझ लीजिए, जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, उस आधार पे यहाँ आचार्य देव संसारी जीवों का वर्णन सर्वप्रथम कर रहे हैं। और संसारी जीवों में सबसे पहले वो 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। तो यहाँ बताया कि त्रस जीव कहाँ रहते हैं और स्थावर जीव कहाँ रहते हैं। त्रस जीव कहाँ रहते हैं और स्थावर जीव कहाँ रहते हैं, ललतेज जी? मैम, त्रस जीव त्रस नाली में रहते हैं, स्थावर जीव पूरे लोकालोक में रहते हैं। लोकालोक में? लोकाकाश में। लोकाकाश में, लोक में नहीं। ठीक, लोकाकाश में। हाँ, बहुत बढ़िया। त्रस जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं, और स्थावर जीव पूरे लोक में, पूरे लोकाकाश में रहते हैं। अभी जो ये लोक का अपन देखते हैं चित्र, तो जो बीच में त्रस नाड़ी है, वो तो त्रस नाड़ी है, और बाहर लिखा होता है स्थावर लोक। बाहर जो त्रस नाड़ी के बाहर का एरिया है, तो उस स्थावर लोक में कौन रहता है? स्थावर लोक में कौन रहता है? बोलिए पद्मा जी। स्थावर जीव। स्थावर स्थावर जीव रहते। अब आप लोगों को हाँ ना में जवाब देना है। हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। ठीक है, ध्यान से। हाँ के लिए 1 उंगली है, ना के लिए 2 उंगली है। स्थावर जीव स्थावर लोक में ही रहते हैं। हाँ ना? अरे वाह, सबका सही जवाब आया, बहुत बढ़िया। स्थावर जीव स्थावर लोक में ही नहीं रहते। तो स्थावर जीव कहाँ रहते हैं? स्थावर जीव पूरे लोक में रहते हैं। त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। हाँ ना? जवाब आएगा हाँ। वो अपवाद को गौण करेंगे, इसमें जब सामान्य कथन होगा तो अपवाद को गौण करते हैं, तो जवाब होगा हाँ। ठीक है, तो त्रस जीव है वो त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, लेकिन स्थावर जीव हैं वो स्थावर लोक में भी रहते हैं। अतिक्रमण कर रखा है, खुद की जगह तो रहते ही हैं, त्रसों की जगह भी रहते हैं, पूरे लोक में सब जगह पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में इन जीवों के भेद किए, बादर और सूक्ष्म। कल जो गाथा हमने पढ़ी थी 123 नंबर की, कि जीव 2 प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। और जो बादर जीव हैं, चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, वो बादर भी होते हैं और वो सूक्ष्म भी होते हैं। तो बादर और सूक्ष्म की चर्चा यहाँ चल रही थी, कि बादर जीव होते हैं वो, उनको किसी का आधार की आवश्यकता नहीं होती, मतलब खुद का शरीर तो जो होता है वो होता है, इसके अलावा अन्य कोई बाहरी आधार, दूसरे किसी अन्य स्कंधों की, अन्य पुद्गलों की या अन्य जीवों की उनको आधार की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात। 3 पॉइंट बताए थे कल, आप लोग बताएंगे बादर और सूक्ष्म के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में, परिभाषा कहो, स्वरूप कहो, एक एक करके बता दीजिए। बोलिए सुमन जी। सूक्ष्म जीव आधार आधार रहित होता है, उसको आधार की आवश्यकता नहीं होती। और और बोलो। हाँ, न वो बाधित होता है, न वो किसी को बाधा पहुंचाता है, न बाधा। किसी से बाधा बाधित होता है। मतलब, बाधा का मतलब मतलब न तो किसी को रोकता है न किसी से रुकता है। हाँ, बाधा का मतलब है टकराना। मतलब टकराना। कोई उसके आगे आ जाए तो वो कोई टकरा रहा है, दूसरे टक्कर लग रही हो, अभी कोई चीज, अभी ये हाथ इस हाथ के आगे आ गया तो टकरा गया,
लेकिन सूक्ष्म होगा तो टकराएगा नहीं इसके अंदर से, मतलब उसको कोई समस्या नहीं है, ना इसको समस्या होगी ना इसको समस्या होगी, दोनों कोई कोई बाधा का मतलब कोई कष्ट दुख वाला बाधा नहीं, बाधा का मतलब है टकराने से, रोकने से, ऐसा। और और उसकी हिंसा नहीं होती। हाँ, सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती। ये 3 बातें हैं मुख्य रूप से सूक्ष्म और बादर के संबंध में। तो वो टकराते हैं, जैसे कि मतलब जो बादर जीव होते हैं वो टकराते हैं। जैसे कि हवा चलती है, ये जो अपने हवा हवा चलती है ना, ये सूक्ष्म होती है कि बादर होती है? बादर। बोलिए ज्योति जी, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही थी दीदी, जैसे अपन पानी गर्म किया, उसमें से भाप निकल रही है, गरम गरम स्टीम। अब वो सूक्ष्म जीव हमें नजर तो नहीं आ रहे, पर जैसे स्टीम इतनी गर्म है तो उनको उससे हिंसा नहीं होती होगी? नहीं, या गर्म बर्तन रख दिया, मतलब ऐसे जो चीजें ऐसे गर्म रहते हैं तो? मैंने कहा ना, कल भी मैंने कहा था कि जो भी हिंसा का जो भी दोष लगता है, वो यदि हम अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हम्म। कर रहे हैं तो वो दोष तो लग ही रहा है। बाकी हाँ। उन आयु का घात नहीं होता है, मतलब वो तो उनकी आयु जितनी आयु है वो अपनी आयु पर्यंत ही जीवित, अंतर्मुख की सी ही इनकी आयु होती है। पर्याप्त हो तो और अपर्याप्त हो तो श्वास के 18वें भाग, तो वो अपनी आयु पर्यंत ही जीवित रहते हैं और आयु के हिसाब से ही मरते हैं। कोई हमारे टकराने से या ऐसा कुछ करने से मुझे तो जैसे पानी उबालती हूँ ना, तो वो बड़ा भगोना, मतलब ऐसे गर्म रखती हूँ तो ही मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं इससे स्टीम से उससे कितने नहीं, जीव उससे नहीं मरते होती होंगे। है, वो अपने हिसाब से ही होती है। थैंक तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हवा चलती है, तो ये जो हमको यहाँ जो हवा लगती है, ये सूक्ष्म होती है कि बादर होती है? बादर होती है, सब जवाब तो दे रहे हैं बादर होती है। अब कैसे होती है बादर? सिद्ध कर सकते हैं बादर होती है? बोले चेतना जी। क्योंकि उसमें स्पर्श होता है ना, उसको स्पर्श कर से और महसूस किया जा सकता है, और उसमें अपनी खुशबू भी होती है। मतलब उसमें अगर वो सब, वो पुद्गल है ना, मतलब पुद्गल तो वैसे वो है, पर ये जो स्पर्श 3 से नहीं। बताए हैं उसमें से कोई पॉइंट आप देंगे तो ज्यादा। क्योंकि हाँ, कि उसमें ये समझ में आना, बताना। ठीक है, आपका जवाब सही है, लेकिन हाँ, ये 3 पॉइंट में जो बताया तो यही है। सबसे पहले तो ये कि मतलब कि बाधित भी होते हैं और बाधा भी पड़ जाते हैं, और स्पर्श के द्वारा इनका। ये हवा हवा हमको, जैसे आप बोल रहे हो ना, स्पर्श स्पर्श के लिए आप बोलते हो, वो टकराती है ना अपने से, अपने को हवा लगती है कि नहीं? जब तेज हवाएं चलती है सर्दी में तो ऐसे नहीं लगता है चपेड़े, हवा के थपेड़े, और गर्मी में लू के थपेड़े, वो ऐसा वो टकराती है बिल्कुल। और कैसे बाधित होती है कि हवा चल रही है, ठीक है, आप जवाब आपका, हवा चल रही होती है, तो फिर हमने गेट बंद कर दिया, फिर वो हवा रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? हमने खिड़की बंद कर दी, गेट बंद कर दिया, और अगर क्रॉस वेंटिलेशन होता है, इधर भी खिड़की इधर भी दरवाजा है, तो फिर क्या होता है? वो अच्छे से हवा आती है जाती है। तो ये बादर, मतलब बादर को समझने के लिए हवा का उदाहरण, अब हर चीज को अपन नहीं, पर जिसमें अपने को दिख सकता है तो ये अपने को समझ में आती है। जब हम हाईवे पे तेज मतलब गाड़ी चल रही हो और अगर गलती से खिड़की खोल लें अपन, तो कैसे वो आवाज और साए, जोर जोर से आवाज नहीं आती, हवा की आवाज आती है, वो साए साए वो टकराती है अपनी। और ये सब जगह ये हवा और ये भरी हुई है, ये तो साइंस वाले भी कहते हैं गैसेस भरी हुई हैं सब जगह ये। तो हमारी जो कार चल रही है, वो उस हवा हवा क्यों लगती? गाड़ी में तो हवा लगती है, पैदल चलो तो नहीं लगती है, ऐसा होता है। ये तो सबने अनुभूत फील किया होगा ना, हम पैदल चल रहे हैं तो उतनी हवा नहीं लगती है। एक तो हवा चली रही है वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य सी दिख रहा है स्थिति, और हम पैदल चलते हैं तो हवा नहीं लगती है, और बस में बैठे हैं कार में बैठे हैं तो हवा लगती है। क्यों लग रही है हवा? क्योंकि वो हवा वहां भरी है सब जगह, बादल वायु पर, और फिर उसमें से उसके बीच में से निकल रही है, तो वो टकराने से वो हवा हमको फिर फील होती है। पर वो आप कहोगे कि फिर उसकी हिंसा होती है, तो होती है ना, इसीलिए तो ज्यादा गमन का और उसका निषेध किया जाता है।
कि वो बादर जो जीव होंगे उनकी तो हिंसा होती है, इसीलिए बिना बात पंखा चलाना, ये जो पंखा चलाया हमने, पंखा चला के जो हवा आती है वो कौन सी होती है, वो बादर है। तो वो पंखा है, यहाँ जो बादर वायु का एक वो पंखा चलाने में तो त्रसजीवों का भी घात हो जाता है और वो अलग है। तो वो उससे वो हवा जो वातावरण में वो है, वो जीव, वायु का एक जीव, वो उत्पन्न भी होते हैं फिर मरते भी हैं। इसीलिए जो त्यागी व्रती होते हैं वो सब उसका फिर त्याग भी करते हैं यथा योग्य। बोलिए चाचा जी। हाँ, मेरा जय जिनेन्द्र, मेरा प्रश्न ये था भाई, सभी सूक्ष्म और बादर जो ये जीव है तो इनकी आयु उत्कृष्ट और जघन्य ऐसा भी होगा? हाँ, अच्छा, बादर जीवों की तो अलग अलग है, अभी शायद आगे आएगी भी इसमें बादर की मतलब तो। सबकी समान नहीं है कि जैसे सारे बादर हैं वो एक ही समय में मरेंगे, या उनकी अलग अलग आयु है? ऐसे नहीं, सूक्ष्म है अलग 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 है। अलग। आयु का प्रकरण आएगा तो अच्छा पृथ्वी अच्छा, की आयु उत्कृष्ट तो 22,000 वर्ष भी है, अलग अलग तरह से। जल का 21,000 दिन ऐसे भी है। सूक्ष्म जीवों ओके, की आयु अंतर्मूर्ति होती है, फिर उसमें सभी भी। की, हाँ सभी की। हाँ। ओके, बड़ा और अंतर्मुख जो 48 मिनट वाला है? ऐसा नहीं, यथा योग्य जो उनका अंतर्मूर्ति है ये था 48 ये, नहीं, ठीक है, मध्यम अंतर्मूर्ति है यथा योग्य जो होता है। और ओके, अपर्याप्त जीव हैं उनकी तो श्वास की 18वीं भाग होती है, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त का अंतर पड़ता है। सूक्ष्म में भी दोनों होते हैं, हाँ पर्याप्त हाँ, बादर में भी ओके दोनों। तो जितने ओके, भी पर्याप्त हैं वो तो सब श्वास के 18वें भाग आयु वाले ही होते हैं। और हम्म, पर्याप्त जीवों की आयु अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से। आगे आगे पूरा आयु का प्रकरण आने वाला है, आयु बताएंगे आगे, वो ठीक आगे है, भी। जय जय। तो यहाँ पर ये बादर और सूक्ष्म की चर्चा कल यहाँ पर अपन ने देखी थी कि ये जीव हैं वो दो प्रकार के हैं, बादर भी और सूक्ष्म जीव। तो जो त्रस और स्थावर दो भेद किए थे हमने, उसमें से जो स्थावर जीव हैं उसमें तो ये दो भेद बनते हैं। कौन से दो भेद बनते हैं? बादर और सूक्ष्म के। त्रस जीव जो होते हैं वो सब क्या हैं? त्रस जीव सब सूक्ष्म ही होते हैं। हाँ ना? ना, त्रस जीव सूक्ष्म नहीं होते, त्रस जीव सब बादर ही होते हैं। अच्छा, स्थावरों में ऐसा कौन है जो बादर ही होते हैं? ऐसे कौन से स्थावर हैं जो बादर ही होते हैं? बताओगे प्रशस्ति? बोलो। प्रत्येक वनस्पति। बहुत बढ़िया, प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का एक है, वो बादर ही होते हैं। ऐसा नहीं है इसके बगल में इसकी मम्मी बैठ के बता रही है, वो खुद ही सुनती है, कल बैठी थी क्लास में, वो खुद ही सुनती है, खुद ही जवाब देती है। वो तो खुद ही लगा के बैठी है, उसकी मम्मी को सुनाई नहीं आ रहा होगा, बैठी भी नहीं होंगी शायद। ठीक है ना, कहीं आप सोचो कि पीछे से मम्मी बताती होंगी। वो बहुत रुचिवान है और बहुत इंटेलिजेंट है बच्ची। ठीक है, तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक में साधारण वनस्पति। ये तो बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक वनस्पति और त्रस वो सब बादर ही होते हैं। ठीक है। और जो साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति कितनी प्रकार की होती है? साधारण वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो उसमें भी दोनों प्रकार के भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। तो इस तरह से यहाँ जो कहा था छब्बिहा कि 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? गिना दीजिए एक बार, 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव। बोलिए प्रेमलता जी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति के दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। गलत जवाब हो गया आपका, अभी तो उस बच्ची ने जवाब दिया था। 6 प्रकार के, बोलिए आशा आंटी बोलिए। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद और इतर निगोद,
प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही है, ठीक है ना, प्रत्येक को नहीं लेना है इसमें, वो तो बादर ही है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 6 प्रकार के जो जीव हैं ये बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। इनके अलावा जो भी जीव हैं, तो इनके अलावा कौन बच गए? प्रत्येक वनस्पति और त्रस, वो सब कैसे हैं? वो सब बादर ही होते हैं, ठीक है। वो आगे गाथाओं में दिया है, वही अपन गाथाएं पढ़ लेते हैं, अपना प्रकरण तो हो ही गया है लगभग, गाथा पढ़ लेते हैं, फिर कोई विशेष बात होगी तो करेंगे आगे। देखिए गाथा नंबर है 124, पेज नंबर है 61, 61 नंबर पेज है। आशा आंटी आप बोलिएगा पीछे। उड़वी जल अग्नि वायु, उड़वी जल अग्नि वायु, चत्तारि विहोन्ति वायरा सुगमा, चत्तारि विहोन्ति वायरा सुहमा, साहारणपत्तेया, साहारणपत्तेया, वनस्पति पंचमा दुविहा, वनस्पति पंचमा दुहिवा, दुविहा। उड़वी जल अग्नि वायु, चत्तारि विहोन्ति वायरा सुगमा, साहारणपत्तेया, वनस्पति पंचमा दुविहा। उड़वी जल अग्नि वायु, चत्तारि विहोन्ति वायरा सुहमा, साहारणपत्तेया, वनस्पति पंचमा दुविहा। पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। जल अग्नि वायु और पृथ्वी सूक्ष्म बादर भी कहे, प्रत्येक साधारण वनस्पति भेद द्वय जिनवर कहे। क्या कह रहे हैं? पुड़वी यानी पृथ्वी, पुड़वी पृथ्वी, जल यानी जल, अग्नि जल अग्नि, अग्नि यानी अग्नि, वायु यानी वायु। बिल्कुल प्राकृत भाषा है, प्राकृत मतलब एकदम प्राकृतिक, जैसे बच्चे बोलते हैं ना अग्नि वायु, वायु को बच्चे कैसे बोलेंगे? वायु, ऐसा वही भाषा है। पुड़वी जल अग्नि यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु, चत्तारी ये 4, चत्तारी भी ये 4 तो कैसे होते हैं? होंती होते हैं, बायरा बादर, सुगमा सूक्ष्म। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये 4 बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, भी यानी भी होते हैं, ऐसा उसके लिए भी लगाया। साधारण पत्तेया वनस्पति पंचमा दुविहा, और जो ये 5वां भेद है, 5वां क्या है? वनस्पति, तो वनस्पति यानी वनस्पति, जो 5वीं वनस्पति है उसके दुविहा 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार की होती है। साधारण यानी साधारण, पत्ते यानी प्रत्येक। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तो होते हैं बादर और सूक्ष्म, इस प्रकार से 2 प्रकार के हो गए। और जो वनस्पति है वो वनस्पति के 2 भेद कौन से हैं? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, ठीक है। वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, ये यहाँ पर भेद गिनाए हैं। देखिए अन्वयार्थ, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये 4 तो बादर भी होते हैं तथा सूक्ष्म भी होते हैं। 5वीं वनस्पति साधारण और प्रत्येक के भेद से 2 प्रकार की है। तो वनस्पति है और वो साधारण और प्रत्येक के भेद से 2 प्रकार की। भी साधारण क्या है, प्रत्येक क्या है, वो आगे गाथाएं आने वाली है, तो अपन आगे ही पढ़ते हैं। देखिए अगली गाथा 125 नंबर की गाथा है, पेज नंबर है 62, 62 नंबर पेज है, गाथा नंबर 125। गाथा पीछे बोलेंगे, विनीता आंटी आप बोलिएगा।
साहारणा विदुहिहा साहारणा विदुहिहा अनायिकालाय सायिकालाय अनायिकालाय सायिकालाय देवीय बादर सुहुमा देवीय का बादर सुहमा तेसा पुण्यबायरा सव्वे तेसा पुण्यबायरा सव्वे साहारणा विदुविहा अनायिकालाय सायिकालाय देवीय बादर सुहुमा सेसा पुण्यबायरा सव्वे साहारणा विदुहिया अनायिकालाय सायिकालाय देवीय बादर सुहमा सेसा पुण्यबायरा सव्वे। ठीक है, पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। जीव साधारण कहे दो काल सादि अनादि है सूक्ष्म बादर भेद द्वय है शेष सब बादर कहे। अब साधारण प्रत्येक के सूक्ष्मता, जो साधारण और प्रत्येक वनस्पति है, पांचवी वनस्पति गाय के दो भेद किए थे, साधारण और प्रत्येक, तो अब उसमें से सूक्ष्म कौन से हैं, तो उनके सूक्ष्मपना बता रहे हैं कि साहारणा दुबिहा, जो साधारण वनस्पति है वो भी साहारण यानी वो भी दुविहा, वो भी दो प्रकार की है। पहले दो प्रकार बताए, फिर दो प्रकार बताए, फिर दो प्रकार बताए, अलग अलग तरह से दो दो प्रकार बता रहे। तो कह रहे साधारण वनस्पति भी दो प्रकार की। कौन सी दो प्रकार की है? एक अनादिकाल वाली और एक सादी। अनायिकाला अनादिकाल वाली यानी अनादिकालीन, और साई काला यानी सादी कालीन। साही काला सादी काला, इस साही काला पीडीएफ में छपा है। सादी काला, एक अनादि काला और एक सादी काला। साधारण वनस्पति के दो भेद कौन से हैं? यहाँ क्या शब्द दिए हैं? अनादि काला और सादी काला, यानी अनादिकालीन और सादी कालीन। वो अपन ज्यादा सुविधा की दृष्टि से वो ज्यादा सही बोलने में आता है। अनादिकालीन साधारण वनस्पति और सादीकालीन साधारण वनस्पति। तो हमने तो कुछ और सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले। हमने क्या सीखे थे? हमने कौन से शब्द सीखे थे? बोलो प्रशस्ति। सूक्ष्म और बादल। नहीं, निगोद के दो भेद। निगोद के नित्य निगोद और इतर निगोद। हाँ, नित्य निगोद और इतर निगोद हमने ये सीखे थे। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अनादि काला और सादी काला। तो ये दो कौन से आ गए? वही है जो अनादि काल से निगोद में है, वो कहलाएंगे अनादि काला। और उसी को हम क्या कहते हैं? नित्य निगोद। जो अनादि काल से, जो जीव अनादि काल से निगोद में ही है, जो जीव अनादि काल से साधारण रूप से ही जन्म मरण कर रहे हैं, वो कहलाते हैं नित्य निगोद या फिर अनादि काला। ठीक है। और जो अनादि काल से नित्य निगोद में नहीं है, नित्य निगोद से निकल कर दूसरी पर्याय धारण करके फिर से वापस से निगोद में चले गए, वो कैसे हैं? वो कहलाते हैं सादी काला या इतर निगोद। ठीक है। तो वो शब्द का भेद है, काल के हिसाब से यहाँ दिया है, बाकी वही है। देखिए अर्थ देखते हैं। साहारणा दुविहा, साधारण भी दो प्रकार के हैं, अनादि काला और सादी काला। तेवीय बादर सुहुमा, अब ये जो है साधारण, ये भी बादर और सूक्ष्म होते हैं। ये जो साधारण है ये दो प्रकार के हैं, यानी अनादि काल वाले और सादी काल वाले। और फिर ये दोनों भी बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी। ऐसा नहीं कि इनमें से अनादि काल वाले तो बादर हैं और सादी काल वाले सूक्ष्म हैं, ऐसा नहीं, एक में एक फिट नहीं करना। दोनों ही, अनादि काल वाले भी बादर सूक्ष्म हैं, सादी काल वाले भी बादर सूक्ष्म है। दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं। और शेषा यानी शेष जो रह गए पूर्ण, वो बायरा यानी बादर सब्वे, वो शेष जो रह गए हैं पूर्ण यानी और
और जो सब मतलब पूर्ण शब्द है जो जहां जैसा लग जाए, तो और वो जो शेष रह गए हैं वो सब क्या हैं, वो सब बादर हैं। यानी ऊपर दो भेद किए थे वनस्पति इकाई के, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति के दो भेद किए, और दोनों भेद ही बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो अब कौन सा रह गया शेष? शेष रह गया प्रत्येक। तो प्रत्येक वनस्पति वो सारी की सारी बादर ही होती है। बादर ही होती है का मतलब क्या है? तो जो बादर के लक्षण बताए हैं कि वो किसी ना किसी आधार से रहती है, दूसरे से टकराती, दूसरे को बाधित करती है, स्वयं बाधित होती है, ठीक है ना। ये जो उसके लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण उसमें घटित होंगे, ठीक है। बोलिए शांति। छह सूक्ष्म जीव दोनों होते हैं, पर्याप्तक भी और अपर्याप्तक भी। फिर से बोलिए। ये जो छह सूक्ष्म जीव जो चारों स्थावर और ये जो इतर निगोद नित्य दोनों होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों तरह के होते हैं। हाँ, छहों ही प्रकार के जो जीव हैं पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। बादर और सूक्ष्म, बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, सब में होते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ से। साधारण जीव दो प्रकार के हैं, अनादि काला यानी नित्य निगोद और साधि काला यानी इतर निगोद। वे दोनों ही बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, और शेष सब यानी प्रत्येक वनस्पति और जो रह गए त्रस वो बादर ही हैं। ठीक है, ये सब गाथाओं में हमने जो पढ़ा है उसका ये प्रमाण यहाँ पर मिल गया अपने को, ये गाथाओं में दिया हुआ है। भावार्थ। पहले कहे जो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं, ऊपर जो पिछली गाथा में 123 में कहा था कि 26, तो वो 6 प्रकार में से ये बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु तो पहली गाथा में कह चुके। इन ही चारों में नित्य निगोद और इतर निगोद को, इन दोनों को मिलाने से 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और बाकी सब बादर ही होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, अब ये पूछा जाए। सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? कौन कौन से 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? बोलिए रेणु जी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और नित्य निगोद, इतर निगोद। बढ़िया, ये 6 प्रकार के जीव सूक्ष्म होते हैं। अच्छा, बादर जीव कितने प्रकार के होते हैं? बादर जीव कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से जिन्होंने उत्तर दिया है ना, जल्दी का काम शैतान का। बोलिए सुनीता आंटी। बादर तो 7 प्रकार के होंगे ना, प्रत्येक में बादर ही आएंगे। गिना दीजिए, गिना दीजिए। अच्छा, पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय और वनस्पति काय और वायु कायिक, और फिर साधारण में इतर निगोद और नित्य निगोद इसमें, और फिर प्रत्येक में बादर ही होते हैं। आपने गिने कितने हुए? 6 तो नानी 6 तो इसी में हो गए और एक प्रत्येक का हो गया। दोबारा से गिनो। देखो, जल कायिक, नानी सही बोल रही थी। जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और शुरू से जल कायिक शुरू होता है क्या? नहीं, जल से शुरू होती है सावर? पृथ्वी से। फिर पृथ्वी कायल, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, फिर वायु कायिक और जल कायिक। और फिर साधारण वनस्पति कायिक, वनस्पति के 2 भेद, साधारण और अब आप वनस्पति अलग गिन रहे हो, फिर साधारण अलग गिन रहे हो, ये ऐसा कर रहे हो। आप गिनाओ ना, आप मुझे समझाओ मत। अच्छा, फिर साधारण आप कल बताना, आप कंफ्यूज हो गए। कौन बोलेगा? और सीधे सीधे गिनाने हैं कि बादर कितने होते हैं, बस वो गिनाने हैं। बोलिए अर्चना जी। ऐसे तो
कंफ्यूज हो गए। बादल वैसे तो दो प्रकार के मुख्य रूप से कहे हैं, प्रत्येक वनस्पति और त्रस। और फिर मतलब जो पहले कहे हैं उनमें सूक्ष्म बादल में बादल भी सारे होते हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि। लगा है आप सबको, मुझे पढ़ाना है, मुझको पढ़ाना है, गिनाने हैं केवल। बोलिए पूर्णिमा आंटी। पृथ्वी जल अग्नि और वायु है, फिर ये चार लिए, और फिर दो लगेंगे वनस्पति के, इतर निगोद और नित्य निगोद, तो 6, और त्रस्काय, ये सभी बादल होते हैं। बादल जीवों की संख्या बताना है ना, हाँ, तो 7 प्रकार के जवाब होते हैं। सही है। 6 7 बताए इन्होंने, सही है क्या इनका जवाब? हाँ, कौन कौन कर रहे हैं? हाँ में भी हाथ नहीं खड़ा करेंगे, ना में भी हाथ नहीं खड़ा करेंगे। क्या रह गया? बोली रेखा जी, क्या रह गया? ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का क्या एक, रह वायु गया का वो एक। बता दीजिए आप। इन्होंने जो बोला उसमें क्या रह गया? इसमें तो इन्होंने त्रस का एक ज्यादा बताया। रह गया पूछ रही हूँ। बोली कांता आंटी। वनस्पति का है, वनस्पति का एक, नहीं बताया इन्होंने। प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति रह गई आंटी। नित्य निगोद इतर निगोद गिना दिया आपने, प्रत्येक वनस्पति रह गई। ठीक है भाई साहब, पूरे बोल दीजिए फिर से। बादल कौन कौन से हैं? अग्नि जल वायु साधारण वो इसी से शुरू होते हैं क्या स्थावर? मुझे समझ हाँ, नहीं आ रहा, क्रम ही कोई कोई जल पहले अ, बोल। पृथ्वी जल अग्नि वायु और इतर निगोद नित्य निगोद प्रत्येक वनस्पति और त्रस्काय। बढ़िया, ये सब बादल हैं। ठीक है ना, 8 प्रकार के हो गए। पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चारों भी बादल हैं। फिर नित्य यानी जो 6 पहले वाले थे वो तो है ही क्यों। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद, अब 2 और उसमें जोड़ना है, प्रत्येक वनस्पति और त्रस। ये सब बादल होते हैं। ठीक है। सूक्ष्म कितने होते हैं? सूक्ष्म तो अकेले 6 ही होते हैं। जैसे वो थे ना स्थावर जीव, वो त्रस नाड़ी में भी घुस गए हैं। वो अकेले स्थावर लोक में ही नहीं है, त्रस नाड़ी में भी घुसे हुए हैं। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म थे, वो सूक्ष्म है, वो बादलों में भी मिले हुए हैं। मतलब जिन बादल के साथ भी वो प्लस होंगे। तो 6 प्रकार के सूक्ष्म तो यूं क्यों है ही, और इसमें केवल प्रत्येक वनस्पति और त्रस, ऐसे करके बादल ये 8 प्रकार के हो गए। तो पहले का ये जो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं, और उसमें फिर ये सूक्ष्म जीव हो गए और बाकी सारे बादल हो गए। तो दोनों प्रकार के जीव सब होते हैं। अब अगली गाथा में साधारण का स्वरूप बता रहे हैं। बोलिए चाचा जी। हाँ, ये जो मनुष्य शरीर में भी तो ये जीव पाए जाते हैं ना केंद्रीय, तो ये वाले कौन से हैं, सूक्ष्म है या बादल है? बादल सभी? सूक्ष्म तो सब जगह है ही है, तो वो तो शरीर में भी है, बाहर भी है, सब जगह है। अच्छा अच्छा, तो अपने शरीर में भी सूक्ष्म और बादल दोनों हुए। हाँ, ओके। सूक्ष्म जीव तो क्या है कि कहे नहीं जाते, वो तो सब जगह ही है, तो उनको तो क्या कहें। जहां भी बताए भी जा रहे हैं तो वो बादल की ही बात चलेगी, क्योंकि सूक्ष्म तो कह दिया एक बार है, वो ना तो बाधा पहुंचा रहे हैं, ना टकरा रहे हैं, ना उनकी हिंसा हो रही है। तो उनकी तो क्या बात बताएं। अब जहां भी जो भी बात बताते हैं विशेष रूप से, वो सब बादलों की चर्चा होती है। प्रश्न है किसी को अभी तक? अगर प्रश्न नहीं है तो मैं एक आध और पढ़ लूं, और प्रश्न है तो फिर अपन यहीं रुकेंगे। प्रशस्ति को है, बोलो प्रशस्ति। जो वो बादल जी होते ना, आलू प्याज लहसुन में, वो कैसे बाधा करेंगे? बाधा, आलू टकराएगा कि नहीं टकराएगा हाथ पे? हाँ। टच होगा कि नहीं होगा? कि आलू आलू तुम्हारे हाथ के इधर से निकल जाएगा, ही नहीं निकलेगा ना। ये ऐसा है, वो इस ऐसे बादल है। जितनी भी ये वनस्पति ना, जो भी पेड़ पौधे पत्ती जो भी अपने को दिख रही हैं चीजें, वो हाथ के अंदर से नहीं जा सकती हैं। इसका नाम है बाधा पहुंचा रहे हैं। वो खुद भी टकराएंगे, वो यहाँ रुक जाएंगे। हाथ आगे आ जाएगा तो वो रुक जाएंगे, हाथ के अंदर से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सूक्ष्म जीव होगा, वो इसके अंदर से भी निकल जाएगा। ठीक है। अभी
यानी देखो इसकी बहुत बारीकियां हैं, इसमें अपन लेंगे अभी आगे आने वाली गोमटसार की गाथाएं नीचे फुटनोट में दी है, इसलिए मैंने सोचा कि जब यहाँ आएंगी कल तो चलेगा नहीं, नेक्स्ट वीक आ जाएगा तो अपन वो पूरा उस हिसाब से लेंगे। मतलब जो अवगाहना है, अवगाहना का मतलब है शरीर का आकार। तो सूक्ष्म जीव है इसका मतलब वो छोटा होगा, और बादर जीव है इसका मतलब वो बड़ा होगा, ऐसा मतलब नहीं है। सूक्ष्म बादर की जो डेफिनेशन है वो यही स्वरूप है कि सूक्ष्म जीव हैं वो जो किसी के आधार से नहीं रहते, पहली बात। वो जो किसी से बाधा नहीं, मतलब बाधित नहीं होते, बाधा नहीं पहुंचाते, दूसरी बात। और फिर जिनकी हिंसा आदि का कोई हिसाब नहीं बनता है, वो ये बात है, वो सूक्ष्म है। बाकी शरीर का आकार, शरीर की अवगाहना, जब अवगाहनाएं देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों की अवगाहनाएं वो बादर से बड़ी भी हो सकती हैं, होती हैं। बादर जीवों की अवगाहना वो छोटी भी होती है। आप देखो, अच्छा आप बताओ, 2 इंद्रिय जीव बड़ा होना चाहिए कि 3 इंद्रिय जीव बड़ा होना चाहिए साइज में? 2 इंद्रिय छोटा होना चाहिए, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप देखो प्रत्यक्षी 2 इंद्रिय होती, लट वगैरह ये सब वो बड़े होते हैं, और चींटी छोटी होती है। उससे भी छोटे जो अपने किताबों में कभी कभी चलते हैं, तो वो जो चल रहे होते हैं 3 इंद्रिय होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। कुछ उड़ने वाले मच्छर अभी बारिश के दिनों में या इतने बारीक होते हैं कि वो उड़ते हैं तो दिखते हैं अपने को कि ये मच्छर है। और वो लट तो बहुत बड़ी होती है उसके आगे। तो इसलिए हम इंद्रियों से या बादर सूक्ष्म से इससे अवगाहना का डिसीजन नहीं कर सकते हैं। एक इंद्रियों की अवगाहना इसमें तो नहीं आएगा, पर वहां गोमटसार में दिया है। एक इंद्रियों की अवगाहना, एक इंद्रिय होता है कमल, पृथ्वी का एक कमल कितना बड़ा, 1 योजन का, इतना बड़ा। और महामत से वो 1000 योजन का। ऐसे सबकी जो उत्कृष्ट अवगाहनाएं हैं वो सब भी दी हैं शास्त्रों में। तो इंद्रियों से कि बादर सूक्ष्म से कि उससे उसके अवगाहना का डिसीजन नहीं होता। तो हम ये नहीं समझे कि छोटा है तो सूक्ष्म, बड़ा है तो बादर, ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना, ठीक है। वो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय जिसके है, जिस जीव के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है तो उसका शरीर भी सूक्ष्म होता है। जिस जीव के बादर नाम कर्म का उदय होता है तो उसका शरीर भी बादर होता है। सूक्ष्म और बादर ये जीव में होता है, मतलब वो जीव ही सूक्ष्म बादर होता है। ये जीव विपाकी प्रकृति है, जीव पे उसका इफेक्ट आता है, तो उसके आधार से वो शरीर भी उस तरह का उसको प्राप्त होता है। बोलिए रेणु जी। तो मैम आप बोल रहे हो कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और बादर छोटे भी हो सकते हैं, तो फिर वो दृष्टिगोचर तो नहीं होते हैं नहीं सूक्ष्म होता, जीव? जरूरी तो ना हर बड़ी चीज दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं है। दृष्टिगोचर नहीं होते, पर उनकी अवगाहना अधिक भी हो सकती है। यानी बादर की कंपैरिजन में वो बड़ा साइज, बड़ा का मतलब आप सोचो कि इतना बड़ा, ऐसा कोई ऐसा नहीं, लेकिन बादर के कंपैरिजन में उसकी अवगाहना अधिक भी है, हो सकती है, क्या बड़ी होती है बादर के कंपैरिजन में, मतलब सबकी नहीं, जिनकी किसी की यथायोग्य, इस तरह से। तो मतलब दीदी औदारिक शरीर हो गई उनका, क्योंकि वो तो शरीर प्रियंश हो गए है ना। औदारिक शरीर में इस तरह की परिणमन की शक्ति होती है, मतलब वो सूक्ष्म रूप से परिणमन करता है औदारिक तो शरीर। उनकी मतलब वो जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वो सब भी मतलब फिर वो सूक्ष्म, उससे वो भी सब सूक्ष्म रहता है, उनकी वो वर्गनाएं। वर्गनाओं का ही ग्रहण है, और तो कोई बाहर का आहार तो ऐसा, हाँ वो ही। तो वो सब सूक्ष्म रूप, वो जो वर्गनाएं उनके आ रही हैं वो सूक्ष्म वाली ही आ रही है, तभी तो वो सूक्ष्म। अभी मैंने कहा ना, जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो उनका शरीर भी सूक्ष्म होता है। शरीर भी सूक्ष्म होता है, मतलब उनके वो उसी तरह की सूक्ष्म वाली वर्गनाएं आएंगी। जिनका स्थूल शरीर है उनकी स्थूल वाली वर्गनाएं आएंगी उसी तरह की। हमारे जिसका, जैसे समझ लीजिए कि जिसका साउथ इंडिया, अब साउथ ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन शरीर का वर्ण काला है, तो वो उसकी जो वर्गनाएं आएंगी वो भी वो काली काले वाले ही, वो काला ही बना रहता है ना। और जिसका गौर वर्ण है, गोरा रंग है, उसके जो वर्गनाएं आती हैं वो उसी तरह की आती है कि वो गोरा गोरा ही दिखता है। और कभी कभार चेंज भी दिख जाता है कि पहले गोरा था बाद में काला हो गया, उस हिसाब से। तो वर्गनाएं उस तरह की होती है। तो पर जो सूक्ष्म होते हैं उनके सूक्ष्म टाइप की वर्गनाएं आती है, ऐसा है। इस तरह से ये साधारण और प्रत्येक में सूक्ष्म बादर का यहाँ बताया। अब साधारण का जो स्वरूप है
और यहाँ पे गोमटसार की गाथा देकर यहाँ दिया है, तो अपन अब अगली क्लास में उसको लेंगे, फिर लेट हो जाते हैं अपन, क्योंकि अभी प्रकरण शुरू करेंगे। औदारिक शरीर, सॉरी, हम्म, औदारिक शरीर की जैसे डेफिनेशन में हम बोलते हैं ना स्थूल शरीर, ऐसे वो भी सामान्य कथन है। स्थूल का मतलब है कि पांचों शरीरों में ये सबसे स्थूल है। स्थूल का मतलब कि जो पांचों शरीर हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन, इन पांचों में ये सबसे ज्यादा स्थूल है, इसलिए इसको स्थूल कहा। लेकिन ये स्थूल शरीर भी सूक्ष्म, अरे आप देखिए, आहारक रिद्धि का नाम सुना है आपने? हाँ, रिद्धि होती है, तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज वो जाते हैं शंका हाँ, का हाँ, समाधान करने के हाँ, लिए। हाँ, क्या हाँ, उनका शरीर भी वो दिखता नहीं तो है, अब वो उनका शरीर दिखता नहीं है, सूक्ष्म। और वो जाएंगे विदेह क्षेत्र में, तो बीच में हिमवन पर्वत की, ये पर्वत और नदी तारा ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो किसी से, अब वो जहां बैठे हैं, मान लीजिए कहीं जमीन पे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वहां से वो जाएंगे तो बिल्कुल रास्ता साफ मिलेगा उनको, बीच में कोई पर्वत, पहाड़, पेड़ नहीं आएगा, तो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? फिर वो नहीं टकराते, वो थ्रू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म नहीं है, वो रिद्धि का प्रभाव है। वो रिद्धि के प्रभाव से इस तरह से होता है कि वो कुछ भी आगे आए। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से मान लीजिए वो मुंडराज यहाँ बैठे हैं, अब कोई आगे कोई दीवारें, कोई मकान नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो फिर वो रुकेंगे कि, क्योंकि वो तो स्थूल है, बादर है, भले ही वो बादर है, लेकिन वो रिद्धि का प्रभाव ऐसा होता है कि वो भी थ्रू हो जाते हैं। तो जब वे इतने बड़े बादर ही वो रिद्धि के प्रभाव से ऐसा काम हो जाता है, जबकि उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं है, तो फिर जिनके है ही ऐसा सूक्ष्म नाम कर्म का ही उदय है, तो फिर वो शरीर भी उनका उस तरह से परिणमित हो जाता है। बोलिए, और कुछ कहना हो तो आपको। दी थैंक यू, यही वो अब सब क्लियर हो गया, थैंक यू। ये मुनि, बोलिए आशा आंटी। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये अभी अपन 6 दिन इसको कर ले और रतन कर्ण श्रावाचार्य को 3 दिन कर ले, ये बीच में फिर 3 दिन में लिंक वो गड़बड़ हो जाता है। फिर रतन कर्ण श्रावकाचार्य को 3 दिन कर ले, इसको 6 दिन कर ले। जो चल रहा है वो चल रहा है, वो बदलाव में आपको ये अच्छा लगेगा, किसी कुछ और लगेगा, सब अपने हिसाब से सेटल रहते हैं ना, फिर तत्वार सूत्र भी नहीं चलता क्या 3 दिन में फिर सब वो हो जाता है। है। एक बार जो चल गया, जो चल गया, ठीक है। फिर जो देवताओं के शरीर है वो भी सूक्ष्म होते हैं, वो किसके? भी देवताओं के, देवों के शरीर, देवों के शरीर जो है वो औदारिक शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, लेकिन वो जो नाम कर्म का उदय वाला सूक्ष्म है, वैसा सूक्ष्म नहीं है। यहाँ जिस सूक्ष्म और बादर की बात चल रही है, जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, अर्थात जो बिन किसी के आधार से नहीं, सबसे पहले जो यहाँ कहा है ना, आधार वाली बात जो 123वीं गाथा में कही थी, थूला जीवा हवंती साहारा, तो स्थूल जीव है यानी बादर जीव है, वो आधार से रहते हैं, और सूक्ष्म जीव है वो बिना आधार के रहते हैं। तो जो देव हैं, देवों का भी जो शरीर है वो आधार से रहता है, बिना आधार के नहीं है। धरती का आधार हो, वायु का आधार हो, जल का आधार हो, किसी ना किसी आधार पे रहते हैं। पर वो उनका वैक्रिक शरीर में ऐसी, जैसे अभी हमने आहारक की बात की, वैसे उनके वैक्रिक शरीर में उनकी भी रिद्धियां होती है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा। देवों को भी देव कहते ही हैं जो रिद्धियों से सहित होते हैं। तो रिद्धि कहो, उनको गुण कहो, 8 प्रकार के उनके गुण कहे जाते हैं, रिद्धि मुनिराजों की कही जाती है। तो वो उनमें ऐसी क्वालिटी होती है कि वो इस तरह से बाधित नहीं होते, वो भी निकल जाते हैं। देव भी कहीं से भी आ जाएंगे, चल जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको सूक्ष्म नहीं कहेंगे। और अगर हम सूक्ष्म बोलते भी हैं तो वो साधारण, जैसे हम बोलते हैं देखो किताब में सूक्ष्म जीव चल रहा है, तो चल रहा है, तुमको दिख रहा है, तो फिर सूक्ष्म कहाँ हुआ? लेकिन छोटे वो साइज के हिसाब से वो हम उसको कह देते हैं। तो वो जो जिनको भी और सूक्ष्म कहा जा रहा है, वो उपचार से कहा जा रहा है, व्यवहार में कहा जा रहा है। और जिनको भी कहा जा रहा है, बहुत बहुत जगह हम सूक्ष्म काम में लेते हैं, तो वो सब जो भी कहा जा रहा है वो सब उपचार से है। एक्चुअल में बादर और सूक्ष्म जो यहाँ प्रकरण चल रहा है, वो जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, वो सूक्ष्म जीव, और वो किसी भी आधार से नहीं रहते, और वो किसी से, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, किसी से बाधित नहीं होते, उनकी हिंसा नहीं होती, ये उनका
लक्षण है। बाकी इनके इसके अलावा सब जीव, पंचेंद्रिय जीवों में ऑप्शन ही नहीं है सूक्ष्म बादर का, बादर ही है। देव है सारे पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं सारे पंचेंद्रिय हैं, इसलिए उनमें वो जो भी सूक्ष्मता दिखाई दे रही है वो शरीर की समझ लीजिए विशेष रूप से वैसे सामान्य व्यवहार से है, ताकि वो सूक्ष्म नहीं होते हैं। बोलिए। मतलब सूक्ष्म नामकरण का उदय त्रस में और उसमें नहीं होता है। सूक्ष्म हाँ, नामकरण का उदय त्रस जीवों में और साधारण साधारण प्रत्येक वनस्पति में त्रस नाम का ये सूक्ष्म नामकरण का उदय नहीं होता है। नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ही जो नहीं। भी ये सूक्ष्म रूप के साथ बादर ही बंधेगी। त्रस प्रकृति को कोई बांध रहा है तो उसके साथ में बादर ही बंधेगी उसको, ठीक है। प्रत्येक बांध रहा है तो उसके साथ में बादर ही बंधेगी, इसे कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं होता हम मनुष्य गति बांध रहे हैं और फिर साथ में एक इंद्रिय जाति बांध रहे हैं। मनुष्य गति बांध रहे हैं तो जाति कौन सी बंधेगी? पंचेंद्रिय बंधेगी। मनुष्य गति के साथ उद्योत बांध सकता है क्या? आतप बांध सकता है क्या? आतप और उद्योत का उदय तिर्यंचों में होता है, तो मनुष्य बांध रहा है तो आतप उद्योत नहीं बंधेगा, आतप उद्योत बंधेगा तो तिर्यंच के साथ ही बंधेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी को भी किसी के साथ। यहाँ दुनिया में चलता है इंटरकास्ट और ये सब, वहां है यहाँ कर्मों में इंटरकास्ट नहीं चलेगा। जिस कर्म की जो पूरी इनकी सेटिंग है, जो ग्रुप्स हैं उसी पैकेज है बराबर, पूरे नाम कर्म के पैकेज हैं, किसका कौन सा पैकेज होगा वही पैकेज चलेगा। सार में पांचवा तो ये उसमें सारा त्रस वाले और ये जो बादल प्रकृति वाले हैं, अगर वो सूक्ष्म बनते हैं तो कोई न कोई रिद्धि होती है वहां पर, फिर जैसे आहरक रिद्धि वाले या ये कोई वो सूक्ष्म दिखते हैं सूक्ष्म, वो सूक्ष्म लगते हैं। चलिए अब तो समय भी पूरा हो ही गया है और चर्चा भी हो गई है। अंकल को है, बोलिए अंकल। आतप और उद्योत तो त्रस में क्यों आएंगे, एक इंद्रिय में आएंगे तो? आतप और उद्योत में मनुष्य गति के साथ पूछ रही थी, तो वो तिर्यंचों में बंधेगा। मतलब उद्योत तो पांचों इंद्रियों में होता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में होता है। नहीं, जैसे सूर्य को हम आतप और उद्योत में देते तो एक इंद्रियवान है वो तो अकेला आतप है। मुझे सामान्य कथन किया था और मैंने इंद्रिय के हिसाब से नहीं बोला था, मैंने गति के हिसाब से बोला था, और तो सामान्य रूप से बोल देंगे। तो आतप और उद्योत में जैसे 5 इंद्रिय में उदाहरण क्या लेंगे? जैसे उद्योत प्रकृति का उदय तो पंचेंद्रिय तक सब में हो सकता है, मतलब तिर्यंचों में। जैसे मछली वगैरह में वो उद्योत का मतलब है उसकी जो चमक होती है, शीतल प्रभा होती है, मूल में भी ठंडा है उसकी प्रभा भी। तो जुगनू का तो आता ही है उदाहरण उद्योत के अंतर्गत। तो जुगनू एक इंद्रिय तो है नहीं, जुगनू कितना दो तीन इंद्रिय शायद होता है, 3 या 4 जितना भी हो, तो वो है। उसके अलावा मछलियों में होती हैं कुछ कुछ मछलियां इस तरह से, सिल्वर फिश वगैरह कुछ चमकदार होती हैं। ये अपने पत्थर पृथ्वी का एक जो है रत्न, जो भी इस तरह की, वो उनमें भी लाइट होती है ना, प्रकाश होता है रत्नों में भी, तो उनमें उद्योत का उदय होता है। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उद्योत का उदय हो सकता है, उद्योत प्रकृति का। आतप का अकेला पृथ्वी का एक इंद्रिय में ही होता है। पर मैंने तो गति के हिसाब से पूछा था कि मनुष्य गति बांध रहा है तो आतप उद्योत बांधेगा कि नहीं बांधेगा, तो मनुष्य गति में तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलिए भाई विनीता आंटी, आप भी बोलिए, चालू करिए आवाज। मैं दीदी ये कह रही थी, अभी किताब में आप 3 इंद्रिय जीव बता रहे हो, वो मेरे को अंदर से समझ में नहीं आ रहा। वो चलते हुए देखो, 3 इंद्रिय की स्थूल पहचान ही होती है जो चलते हुए दिखते हैं ना, ऐसे पैर वाले। सामान्य अच्छा। रूप एक सामान्य है, 100% तो नहीं कह सकते, हाँ लेकिन यही लग रहा था। वो 3 इंद्रिय होते हैं, तो वो पैर से चलते हुए दिखते हैं अपने। हाँ लगते हैं, किताबों में निकलते हैं कई वो 2 इंद्रिय होते हैं, तो लड़ियां वगैरह रेंग के चलती है। अच्छा अच्छा। और जो ऐसे पैर से चलते हैं वो 3 इंद्रिय होते हैं। सामान्य उनके लक्षण पहचान कैसे होते हैं, तो वो पैर से चलते हुए वो दिखते हैं, जो किताब में चलते हुए दिखते हैं ना। हाँ कहीं पर मिलते हैं मंदिर किताबों में। तो वो 2 इंद्रिय होगी। अभी तो हाँ। कुछ और भी हो सकता है, किसी की किताब में कुछ बस यही पूछ रही। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? पूर्णिमा आंटी आप बोलिए। किसी से कुछ नहीं लेना,
किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परमानंद मय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समिता मैं, ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।